हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल यादव मैथ पर। और बच्चों, आज हम क्लास में अभ्यास 3 का रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं। और अभ्यास 3 में भी हम प्रश्नावली 3B को सबसे पहले समझेंगे और उसमें हम विलोपन विधि के बारे में जानेंगे कि दो समीकरणों को विलोपन विधि के माध्यम से कैसे हल किया जाता है। तो इस प्रकार से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को हम समझेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सवाल लिखा गया है। यहाँ पर जो सवाल है वो प्रश्नावली 3B का चौथे नंबर का पहला सवाल है। तो इसमें हमें दो समीकरण दिए गए जो कि हमें विलोपन विधि के माध्यम से हल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है 3x + 4y = 10। तो यह हमारा समीकरण बन हुआ। और फिर लिखा गया है 2x - 2y = 2। यह हमारा समीकरण 2 हुआ। तो बच्चों, ये तो हो गए हमारे दो समीकरण। अब हमें इनको विलोपन विधि के माध्यम से हल करना है। तो विलोपन विधि के माध्यम से हम इन्हें कैसे हल करेंगे? तो विलोपन विधि में होता क्या है कि हम या तो x के मानों को बराबर करते हैं या तो हम y के मानों को बराबर कहते हैं, या तो हम x के मानों को बराबर कर लें या हम y के मानों को बराबर कर लें। जैसे यहाँ पर 4y है तो यहाँ पर भी हमें 4y करना पड़ेगा। 4y यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 4y आ जाए, ऐसा हमें कुछ इसमें गुणा करना पड़ेगा। जैसे इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो यहाँ पर 4y लिखा हुआ है, जब 2 का गुणा हम 2 में करेंगे तो यहाँ पर भी 4y हो जाएगा। तो इस तरह से हम विलोपन विधि में समीकरणों के मानों को बराबर कहते हैं। लेकिन या तो हम इसमें x के मान को बराबर करेंगे या तो हम इसमें y के मान को बराबर करेंगे, लेकिन दोनों मान एक साथ बराबर नहीं कर सकते। या तो x के मान को बराबर करके सवाल को हल करेंगे या फिर y के मान को बराबर करके हम सवाल को हल करेंगे। या तो दोनों जगह x का मान बराबर कर लें और समीकरण को हल कर लें, या फिर दोनों जगह y का मान बराबर कर लें और समीकरण को हल कर लें। तो यहाँ पर हम जो भी हमें आसान तरीका लगेगा हल करने में कि x का मान हल करने में हमें आसानी होगी या y के मान हल करने में हमें आसानी होगी, तो उसी हिसाब से हम सवाल को हल कर लेंगे जहां से हमें आसानी होगी सवाल लगाने। तो यहाँ पर हम y के मानों को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4y लिखा गया है और यहाँ पर 2y। यदि हम समीकरण 2 में 2 का गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर भी यह 4y हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 2 का गुणा जब हम समीकरण 2 में करेंगे तो y के मान बराबर हो जाएगा। अब पहले समीकरण को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं। पहला जो समीकरण है 3x + 4y = 10, इसको हम ज्यों का त्यों लिखते हैं क्योंकि हमने इसमें किसी भी अन्य संख्या का गुणा नहीं किया है, इसलिए हम पहले समीकरण को ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब दूसरे समीकरण में हमने 2 का गुणा किया तो यह जो 2 का गुणा है वो सिर्फ यहाँ पर नहीं होगा बल्कि 2 का गुणा इन सभी पदों में होगा। तो 2 का गुणा हम सबसे पहले इसमें करेंगे तो 2 का गुणा जब 2x में होगा तो यह 4x आ जाएगा, माइनस जब 2 का गुणा हम 2y में करेंगे तो यह 4y हो जाएगा, बराबर जब 2 का गुणा हम 2 में करेंगे तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। तो हमने किया क्या, समीकरण 1 को हमने ज्यों का त्यों लिख लिया और समीकरण 2 में हमने 2 का गुणा किया। अब इसमें जो 2 का गुणा होगा वो इन सभी पदों में होगा। तो जब 2 का गुणा इन सभी पदों में हुआ तो यहाँ पर 4x - 4y = 4 आया। तो इस विलोपन विधि में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो यह होता है कि हमें या तो x के मानों को बराबर करना है या y के मानों को बराबर करना है। तो यहाँ पर हमने y के मानों को बराबर किया। अब दूसरे स्टेप में हमें देखना है कि जो मान हमने बराबर किए हैं उन मानों के चिन्ह कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो 4y आया वो प्लस में आया, यहाँ पर जो 4y आया वो माइनस में आया। तो मान तो दोनों के बराबर हुए, लेकिन यहाँ पर 4y प्लस में आया और यहाँ पर 4y माइनस में आया। जब भी ऐसा हो कि जो मान हमने बराबर किए उनके चिन्ह अलग अलग हो, यानी कि एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो उन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 4y है, यहाँ पर भी 4y, इसका मान प्लस में हो इसका मान माइनस में। जब बराबर मान वालों का चिन्ह अलग अलग हो तो हम समीकरणों को जोड़ देते हैं।
तो यहाँ पर हम इन समीकरण को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर यह 4y प्लस में है और यहाँ पर यह 4y माइनस में है। जब दोनों समीकरण जुड़ेंगे तो यह 4y से 4y कट जाएगा, क्योंकि एक जगह 4y प्लस में था और एक जगह 4y माइनस में था। तो जोड़ने पर ये दोनों कट गए। अब यहाँ पर 3x और 4x आपस में जुड़ जाएंगे, 4x और 3x मिलकर हो जाएंगे 7x, बराबर 10 में 4 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 14। तो अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x का मान हो जाएगा बराबर 14/7 और 7 से हम 14 काटेंगे तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 2। तो यहाँ से x का मान निकल कर आ गया 2। तो सबसे पहले हमने किया क्या, सबसे पहले हमने y के मानों को बराबर किया, फिर इसके बाद हमने बराबर मान वालों को चिन्ह देखा कि उनके चिन्ह क्या है। तो यहाँ पर एक जगह y का मान प्लस में था और एक जगह y का मान माइनस में था। तो हमने दोनों समीकरणों को जोड़ दिया और y के मान आपस में कट गए। तो यहाँ से x का मान निकल के आ गया। अब हमें y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए हमें इस x वाले मान को समीकरण में रखना होगा। तो x का मान या तो हम समीकरण 1 में रख दें या तो हमें x का मान समीकरण 2 में रख दें। जैसे हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि y का मान इसमें 20 निकल कर आया, सिर्फ मान लेते हैं कि y का जो मान आना है वो 20 आना है, सिर्फ मान लेते हैं। तो यदि हम x का मान जो 2 आया यदि समीकरण 1 में रख देंगे तो भी y का मान 20 निकल कर आएगा, और इस x का मान यदि समीकरण 2 में रख देंगे तो भी y का मान निकल कर 20 आएगा। तो कहने का मतलब है इस x का मान दोनों समीकरण में हम अलग अलग रखेंगे तो y का मान एक सा आएगा। तो हम इस x के मान को या तो समीकरण 1 में रख दें तो भी y का मान हमें उतना ही मिलेगा, या x का मान इसमें रख दें तो भी हमें y का मान उतना ही मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि x का जो मान है वो दोनों समीकरणों में से किसी में भी यदि हम रख देते हैं तो y का मान निकलकर वही आएगा जितना मान y का आना है। तो हम इस x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे और जिस समीकरण में हम x का मान रख रहे हैं सबसे पहले तो हम उस समीकरण को ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो यहाँ पर जो समीकरण 1 दिया गया है वो यह दिया गया है कि 3x + 4y = 10। अब इसमें हम x की जगह 2 रख देंगे। तो यहाँ पर 3 है, जो 3x ऐसा लिखा गया है तो यहाँ पर इनके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ पर जो 3x लिखा है तो यहाँ पर हम x का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 × 2 और प्लस यहाँ पर आएगा 4y बराबर आएगा 10। अब 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आएगा प्लस 4y आएगा बराबर 10। अब हम इस 6 को पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे। जब हम इस 6 को पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे तो यह जो 6 है वो माइनस का हो जाएगा, तो 4y बराबर हो जाएगा 10 और जो 6 है वो इस तरफ जाएगा तो यह माइनस में हो जाएगा। तो 4y बराबर हो जाएगा 10 में से 6 गया तो 4 आएगा। अब यहाँ से जो y का मान निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 4/4 और 4 से 4 कटेगा तो y का मान निकल कर 1 आ गया। अब यहाँ पर हमारे x और y दोनों के मान आ गए। तो यहाँ से x का मान निकल कर आया 2 और हमारे जो y का मान निकल कर आया वो आया 1। तो ये हमारे सवाल के उत्तर हो गए। तो विलोपन विधि में हमें सबसे पहले यह करना होता है कि या तो हम x के मानों को बराबर कर लें या y के मानों को बराबर कर, फिर इसके बाद मान बराबर हो जाते हैं फिर हमें उनका चिन्ह देखना पड़ता है। तो यदि दोनों के अलग अलग चिन्ह हो तो उन्हें हम जोड़ देते हैं और समान चिन्ह हो तो फिर हम उन्हें घटाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को विलोपन विधि के माध्यम से हल किया। अब कोई अगला सवाल लेते हैं और उसको भी हम विलोपन विधि के माध्यम से हल करेंगे। फिर आप जानेंगे कि विलोपन विधि से सवालों को हल करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब हम विलोपन विधि से और भी कुछ सवाल हल करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक सवाल को हल किया।
अब यहां से हम सातवां सवाल लिखते हैं कि सातवां सवाल क्या है। तो सातवां सवाल जो इसमें है वो लिखा गया है कि समीकरण ax प्लस बी वाई कि समीकरण ax प्लस बी वाई बराबर 2 और bx प्लस ए वाई में से y को विलुप्त कीजिए। हमें इसमें से y को विलुप्त करना है, y को विलुप्त कीजिए, हमें इसमें y को विलुप्त करना है। तो यह हमारा सवाल नंबर 7 दिया गया है और इसमें लिखा गया है कि ax प्लस बी वाई बराबर 2 और bx प्लस ए वाई में से y को विलुप्त कीजिए। तो हमें इसमें एक कंडीशन दी गई है कि हमें y के मान को विलुप्त करना है, तो फिर हमें y के मान को ही विलुप्त करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि दोनों समीकरणों में हम y के मान को बराबर करके सवाल को हल करेंगे। इसमें हम x के मान को बराबर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक कंडीशन दी गई है। और जब यदि समीकरण हमें दिए जाए सिर्फ कि उसमें लिखा गया हो कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए, तो हम चाहे तो x के मान को भी बराबर कर सकते हैं और चाहे तो हम y के मान को भी बराबर कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें कंडीशन दे दी जाए कि इस सवाल में हमें y के मान को विलुप्त करना है या x के मान को विलुप्त करना है, तो फिर हम उसी मान को विलुप्त करेंगे और दूसरे मान को विलुप्त नहीं करेंगे। तो इसमें हमें y के मान को विलुप्त करना है, तो इसमें हम y के मानों को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है ax प्लस बी वाई बराबर 2, तो इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। और फिर लिखा गया है bx प्लस ए वाई बराबर, इसमें छूट गया है, इसमें bx प्लस ए वाई बराबर 3 दिया गया है, 3, इसमें bx प्लस ए वाई बराबर 3 दिया गया है। तो bx प्लस ए वाई बराबर 3 दिया गया। अब हमें इसमें y के मान को विलुप्त करना है, तो हम दोनों समीकरणों में y के मान को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर by लिखा गया है तो इसमें हम a का गुणा कर देंगे, और यहाँ पर ay लिखा गया है तो इसमें हम b का गुणा करेंगे। जब हम a का गुणा by में करेंगे तो यह aby हो जाएगा, और जब b का गुणा हम ay में करेंगे तो यह भी aby हो जाएगा। तो इस प्रकार से y के मान को हम बराबर करेंगे। अब इस a का मान इन सभी पदों में करेंगे, तो a के मान का गुणा हम सबसे पहले इसमें करेंगे। तो जब a का गुणा a में करेंगे तो यह निकल के आएगा a स्क्वायर x प्लस, और जब हम a का गुणा b में करेंगे तो यह हो जाएगा ab y, और a का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो यह हो जाएगा 2a, और जब हम b का गुणा इन सभी पदों में करेंगे तो जब b का गुणा b में करेंगे तो यह आएगा b स्क्वायर x, और b का गुणा हम a में करेंगे तो यह आएगा ab y, और फिर हम b का गुणा 3 में करेंगे तो यह आएगा 3b। तो यहाँ पर हमने a का गुणा समीकरण 1 में किया और b का गुणा समीकरण 2 में किया। तो जब a का गुणा हमने a में किया तो a स्क्वायर x निकल के आया, फिर a का गुणा जब b में किया तो ab y आया, a का गुणा जब 2 में किया तो 2a आया। इसी प्रकार जब हमने b का गुणा b में किया तो b स्क्वायर x आया, और b का गुणा a में किया तो ab y आया, और b का गुणा 3 में किया तो 3b आया। तो यहाँ पर हमने y के मान को बराबर किया। अब हमें देखना होगा कि y के मान बराबर तो हो गए, लेकिन y के मानों का जो चिन्ह है दोनों जगह वो क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो y का मान है वो प्लस में है, और यहाँ पर जो y का मान है वो भी प्लस में। तो यहाँ पर y के मानों का जो चिन्ह है वो समान आया। जब अलग अलग बराबर मानों का अलग अलग चिन्ह हो तो उसे वहां पर हम समीकरणों को जोड़ देते हैं, लेकिन जब बराबर मान वालों का चिन्ह भी बराबर हो तो ऐसी स्थिति में हम समीकरण को घटाते हैं। तो यहाँ पर हम घटाएंगे समीकरण को। तो जब हम समीकरण को घटाएंगे तो यहाँ पर हम पिछले सवाल में हमने दोनों समीकरणों को जोड़ा था, और यहाँ पर हम समीकरण को घटाएंगे। जब हम समीकरण को घटाएंगे तो नीचे वाला जो समीकरण होगा उसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो जो मान प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का होगा वो
प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बी स्क्वायर एक्स से है प्लस में, तो इसका मान माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर ए बी वाई प्लस में है तो इसका मान भी माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर 3 भी प्लस में है तो इसका मान भी माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बाद वाला समीकरण होगा उसके सभी चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर यह प्लस में था तो माइनस में होगा, यह भी प्लस में था तो माइनस में हो गया, और यह भी प्लस में था तो माइनस में हो गया। यह तीनों मान माइनस में हो गए। अब होगा क्या, अब यह जो ए बी वाई है यहाँ पर तो ए बी वाई प्लस में और यहाँ पर जो ए बी वाई है वो प्लस में नहीं माना जाए क्योंकि इसका चिन्ह बदल गया है। तो यह जो ए बी वाई है माइनस में माना जाए। तो यहाँ पर यह ए बी वाई प्लस का होगा और यह ए बी वाई माइनस का होगा। तो यहाँ से ए बी वाई से ए बी वाई कट गया। अब यहाँ पर हम ए स्क्वायर एक्स में से बी स्क्वायर एक्स को घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम 2a में से 3b को घटाएंगे। तो यहाँ पर आया 2a माइनस 3b। अब इसमें हम x को कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम x को कॉमन ले लेंगे। तो अंदर जो बचेगा वो बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी x था और यहाँ पर भी x था। तो यहाँ पर हमारा जो x है वो कॉमन आ गया। तो यहाँ पर बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर आ गया 2a माइनस 3b और यहाँ से जो x का मान निकल कर आ गया वो आ गया 2a माइनस 3b बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से यह x का मान निकल के आ गया। तो x का मान जो निकल के आया वो 2a माइनस 3b बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस समीकरण में हमें y के मान को विलुप्त करना था और y के मान को विलुप्त करके x का मान निकालना था। तो यह हमारे सवाल का उत्तर हो गया। इसमें हमें y का मान नहीं निकालना, इसमें हमें सिर्फ y के मान को विलुप्त करना था तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान आ गया। इसी प्रकार से हमने 2 सवालों को विलोपन विधि के माध्यम से हल किया। अब हम कुछ 1-2 और सवाल भी हल करेंगे विलोपन विधि से, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा यह कि विलोपन विधि से सवालों को किस तरह से आसानी से हल किया जाता है। अब कोई और सवाल हम विलोपन विधि का लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कोई और सवाल हम विलोपन विधि से करते हैं। तो यहाँ पर हम 13वें सवाल को लिख लेते हैं। 13वां नहीं, 14वां सवाल हम लिख लेते हैं। 14वां सवाल अब हम हल करेंगे। तो इसमें जो 14वां सवाल दिया गया है वो दिया गया है कि 2x प्लस 3y बराबर 18 और फिर लिखा गया है 4x प्लस 6y बराबर 17। तो सबसे पहले जो समीकरण है वो है 2x प्लस 3y बराबर 18 और फिर है 4x प्लस 6y बराबर 17। तो अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हमें हल करना है। तो जिस तरह से हमने पिछले सवाल को हल किया इस तरह से हम इसको भी हल करेंगे। तो 2x प्लस 3y बराबर 18 है तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यह तो हमारा समीकरण 1 हो गया। और जो यहाँ पर दिया गया है 4x प्लस 6y बराबर 17 इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब इसमें हमें मानों को बराबर करना है। तो यहाँ से हम x के मान को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर 4x है, यदि हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी जब 2 का गुणा 2 में होगा तो 4x हो जाएगा। तो यहाँ से x के मान बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी 4x है, जब 2 का गुणा हम यहाँ पर करेंगे तो यह भी 4x हो जाएगा। तो हम 2 का गुणा इन सभी पदों में करेंगे। तो 2 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 4x हो जाएगा और 2 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 6y हो जाएगा और 2 का गुणा हम 18 में करेंगे तो यह 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो यह तो हमने गुणा किया। अब दूसरे समीकरण को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे क्योंकि हमने दूसरे समीकरण में किसी भी अन्य संख्या का गुणा नहीं किया, इसलिए हम दूसरे समीकरण को ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो यहाँ से जो समीकरण 2 आ गया वो 4x प्लस 6y बराबर 17 आ गया।
तो समीकरण 2 में जब हमने समीकरण 1 में जब हमने 2 का गुणा किया तो यहाँ से 4x आया, फिर 2 का गुणा 3 में किया तो 6y आया, और यहाँ पर हमने इसमें किया तो 36 आया। और समीकरण 2 को हमने ज्यों का त्यों लिखा। अब यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर x के मान भी बराबर आ गए और यहाँ पर y के मान भी बराबर आ गए। अब ऐसी स्थिति में दोनों मान बराबर है और दोनों के चिन्ह भी बराबर है, तो हमें यहाँ पर घटाना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ेंगे हम तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो यहाँ पर हम दोनों समीकरणों को घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। तो यह माइनस में हो जाएगा, यह माइनस में हो जाएगा और यह माइनस में हो जाएगा। तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर 4x से 4x कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4x प्लस में और यहाँ पर 4x माइनस में, और यहाँ पर 6y प्लस में और यहाँ पर 6y माइनस में, तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा। अब x में से x भी कट गया, y में से y का मान भी कट गया, तो यहाँ से 0 आ गया। अब मान किसी का भी नहीं आया, ना ही x का मान आएगा और ना ही y का मान, क्योंकि यहाँ पर दोनों कट गए। जब ऐसी स्थिति आए कि दोनों कट जाए तो उस समीकरण को हम हल कर ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब है इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो हम इसमें लिख देंगे कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि अब हम इसको बराबर कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने एक मान बराबर करने की कोशिश की तो इसमें दोनों मान बराबर हो गए। तो जब घटाया हमने तो दोनों कट गए, 4x से 4x कट गया और 6y से 6y कट गया, तो यहाँ से 0 निकल कर आ। तो ऐसी स्थिति में इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। तो हम लिख देंगे कि इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ से हमने सवाल को हल किया। अब हम एक और सवाल को विलोपन विधि से हल करेंगे और यहाँ से अब यह विधि खत्म कर देंगे। तो अब यह हमारे विलोपन विधि का आखिरी सवाल हुआ। तो अब हम 15वें सवाल को हल करते हैं। तो जो 15वां सवाल है उसको अब हम हल करेंगे। तो 15वें सवाल को हम लिखते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि x माइनस वाई बराबर 13 बराबर रूट x प्लस रूट वाई। तो यह हमारा 15वां सवाल है। तो यह सवाल बाकी सभी सवालों से बिल्कुल हटके है। तो इस सवाल को हम समझेंगे कि कैसे हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई समझ में ही नहीं आ रहा कि समीकरण 1 क्या मान है और समीकरण 2 क्या मान है। तो समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि x माइनस वाई बराबर 12 बराबर 13 और बराबर रूट x प्लस रूट वाई। तो इसमें क्या होगा, इसमें x माइनस वाई का मान भी 13 माना जाएगा और रूट x प्लस रूट वाई का मान भी 13 माना जाएगा, क्योंकि सभी में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसका मतलब होगा कि x माइनस वाई का जो मान है वो भी 13 होगा और रूट x प्लस रूट वाई का मान है वो भी 13 माना जाएगा। तो यहाँ पर दोनों का मान 13 माना जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि रूट x प्लस रूट वाई, इसका मान 13 के बराबर होगा और इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। मान तो इन दोनों का 13 होगा, x माइनस वाई का भी मान 13 होगा और रूट x प्लस रूट वाई का मान भी 13 होगा। तो सबसे पहले हमने रूट x प्लस रूट वाई को 13 के बराबर करके और इसको हमने समीकरण 1 मान लिया कि यह जो मान है वो हमारा समीकरण 1 हो गया। अब फिर हम x माइनस वाई को 13 के बराबर माने, लेकिन अभी हम यहाँ पर इसको समीकरण 2 नहीं मानेंगे, इसको हम थोड़ा परिवर्तित करके लिखेंगे इसको, फिर हम इसे दूसरा समीकरण मानेंगे। तो पहले समीकरण तो हमने मान लिया कि रूट x प्लस रूट वाई बराबर 13। अब यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 13 आया, अभी हम यहाँ पर इसको समीकरण 2 नहीं मानेंगे, इसको हम बदलेंगे। किस तरह से बदलेंगे तो देखते हैं। x माइनस वाई जो है इसको हम लिखेंगे रूट x प्लस रूट वाई और गुणा में लिखेंगे रूट x माइनस रूट वाई और बराबर 13। अब हमने यहाँ पर x माइनस वाई को 13 x माइनस वाई को बदल कर यह लिख दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे यह हमने क्या कर दिया, किस आधार पर लिख दिया। तो यहाँ पर यदि हम इसको हल करेंगे तो इसका जो मान है वो यही निकल के आएगा।
क्योंकि एक फॉर्मूला होता है कि यदि हमें मान इस तरीके से दिया जाए, यदि एक कोष्टक में a प्लस बी हो और एक कोष्टक में a माइनस बी हो, तो उसका मान निकल कर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी b है और यहाँ पर भी b है, बस फर्क है तो सिर्फ चिन्ह का, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस। तो दोनों कोष्टकों में मान तो बराबर होते हैं लेकिन चिन्ह अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर भी रूट एक्स है, रूट, यहाँ पर भी रूट एक्स, यहाँ पर भी रूट वाई, यहाँ पर भी रूट वाई, बस यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस। तो ऐसी जगह चिन्ह काम करता है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो यह निकल के आएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और यह हो जाएगा माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि जो भी मान होते हैं उनका वर्ग होकर घट जाता है। तो यहाँ पर रूट एक्स था तो इसका वर्ग कर दिया, यहाँ पर रूट वाई था तो रूट वाई का वर्ग कर दिया। जब कोई भी संख्या रूट में हो उसका वर्ग होता है तो उस संख्या में से रूट हट जाता है। जैसे यहाँ पर रूट एक्स से उसका वर्ग हो रहा है तो यहाँ से रूट हट जाएगा और यहाँ पर एक्स आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से रूट हट जाएगा, यहाँ पर वाई आ जाएगा। तो इसका जो मान है वो एक्स माइनस वाई ही निकल के आए, इसलिए हमने एक्स माइनस वाई को यह बदल कर लिख दिया। तो इसलिए हमने आपको समझाया कि क्यों हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने x माइनस वाई को बदलकर इस तरीके से लिख दिया, क्योंकि जब हम इसको हल करेंगे तो इसका मान x माइनस वाई ही निकल के आएगा। अब रूट एक्स प्लस रूट वाई का मान हमें 13 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रूट एक्स प्लस रूट वाई की जगह 13 लिख देंगे, क्योंकि इसका मान 13 दिया गया। और यहाँ पर है रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 13। अब यहाँ से 13 कट जाएगा एक बार, तो यहाँ से आ जाएगा रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 1। तो यह हमारा समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल के आ गए। जब दोनों समीकरण हमारे आ गए तो अब हम इन दोनों समीकरणों को हल कर देंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से हम इन दोनों समीकरणों को अब हल करेंगे। तो जो हमारा समीकरण 1 है वो है रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 13, यह हमारा समीकरण 1 है। इसी प्रकार जो हमारा समीकरण 2 है वो है रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 1। तो यह तो हमारे समीकरण 1 और 2 हो गए। अब हमें इसमें x और y के मानों को बराबर करना है, या तो x के मान को या तो y के। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x के मान भी बराबर है, क्योंकि यहाँ पर भी रूट x है और यहाँ पर भी रूट x है, और y के भी मान बराबर है, क्योंकि यहाँ पर रूट y है और यहाँ पर भी रूट y है। तो यहाँ पर दोनों के मान बराबर है। तो यदि हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर रूट y प्लस में है और यहाँ पर रूट y माइनस में है, तो रूट y से रूट y कट जाएगा। और यदि हम घटाते हैं तो यहाँ पर इसका चिन्ह बदलने से रूट x कट जाएगा। तो हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़ने पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़ने पर। तो जब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो रूट y है वो प्लस का है और यहाँ पर जो रूट y है वो माइनस का है। तो यहाँ से रूट y से रूट y कट जाएगा और यहाँ पर यह रूट x जुड़ जाएगा। तो रूट x और रूट x मिलकर हो जाएगा 2 रूट x, क्योंकि यह दोनों मान एक ही है। तो रूट x प्लस रूट x जब जुड़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 रूट x, और यहाँ पर 13 और 1 को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो यहाँ से जो रूट x बराबर है वो निकल के आ जाएगा 14/2। 2 का भाग हम 14 में देंगे तो यहाँ पर रूट x बराबर 7 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से तो रूट x का मान निकल कर 7 आ गया। अब हमें रूट y का मान निकालना है। तो इस रूट x के मान को या तो हम समीकरण 1 में रख दें या हम समीकरण 2 में रख दें। तो यहाँ से अब हम रूट x के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और रूट x के मान को समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ से अब हम रूट x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि रूट x का मान, रूट x का जो मान है वो समीकरण 1 में रखने पर, रूट x का जो मान है वो हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 को हम उतारेंगे ज्यों का त्यों। तो जो समीकरण 1 है वो है रूट x प्लस
रूट वाई बराबर 13। यह हमारा समीकरण बन पहला समीकरण। तो इसमें हमें रूट एक्स की जगह 7 रख देना है। तो यहाँ पर रूट एक्स है तो इसकी जगह हम 7 रख देंगे, प्लस यहाँ पर आया रूट वाई बराबर 13। अब 7 को पक्षांतर करके हम इस तरफ ले जाएंगे, तो यह जो 7 है वो माइनस में हो जाएगा, तो 13 माइनस 7। तो यहाँ से रूट वाई का जो मान है 6 निकल के आ जाए। तो यहाँ से रूट वाई का मान आ गया 6 और रूट एक्स का मान आ गया 7। जबकि हमें इसमें निकालना है मान एक्स का और वाई का। तो अभी यह हमारे सवाल का उत्तर नहीं हुआ, क्योंकि यह एक्स और वाई के मान नहीं आए। यह तो है रूट एक्स का मान और यह है रूट वाई का मान। अभी हमें एक्स के मान निकालने हैं। तो इसमें ये गलती मत कर देना आप लोग कि सीधा यही लिख दो और उत्तर लिखकर चले आओ, क्योंकि अभी यह एक्स और वाई के मान नहीं आए। यह रूट एक्स का मान है और यह रूट वाई का मान है। तो यहाँ पर जो रूट एक्स का मान है वो 7 आया। तो अब अभी हमें निकालना है वाई का मान। तो अभी हमें वाई का मान निकालना है और एक्स का भी मान निकालना है। तो अब हम इन दोनों का वर्ग कर देंगे। तो दोनों का वर्ग क्यों करेंगे तो हम बताते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे दोनों ओर का वर्ग करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करेंगे। क्योंकि जब भी कोई संख्या रूट की होती है तो उसका हम वर्ग करते हैं तो उससे रूट हट जाता है। जैसे यहाँ पर रूट का 4 लिखा गया है और इस रूट का हम वर्ग करेंगे तो इस पर 2 घात लग जाएगी। रूट 4 का हमने वर्ग किया तो यहाँ पर 2 घात आ गई, तो यहाँ से होगा क्या, ये रूट हट जाएगा, तो इसका उत्तर 4 आएगा। जब रूट वाली संख्या का हम वर्ग करते हैं तो वहां से रूट हट जाता है। तो दोनों ओर का वर्ग करने पर तो यहाँ पर रूट एक्स इसका भी वर्ग होगा और यहाँ पर 7 का भी वर्ग होगा, क्योंकि हमने दोनों ओर का वर्ग किया। अब यहाँ पर रूट एक्स का वर्ग हो रहा, रूट एक्स पर 2 घात है, तो यहाँ से इसका जो रूट है वो हट जाएगा और वर्ग होने के बाद यहाँ से एक्स निकल कर आ जाएगा और यहाँ से 7 का वर्ग होगा 49। तो अब यह हमारे एक्स का मान आए। पहले जो मान था वो रूट एक्स का था और अब जो मान निकल कर आया वो अब हमारा एक्स का मान निकल कर। इसी प्रकार से हम वाई का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर रूट वाई बराबर 6 लिखा गया है, तो अब हम वाई का मान निकालें। तो इसी तरह हम इसका भी वर्ग करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे दोनों ओर का वर्ग करने का, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर। तो इसी तरह रूट वाई का भी वर्ग कर देंगे और 6 का भी हम वर्ग कर देंगे। तो जब रूट वाई का वर्ग करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो यहाँ से वाई निकल कर आ जाएगा। यहाँ से 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वाई का मान है वो 36। तो यहाँ से एक्स का मान निकल कर 49 आया और वाई का मान निकल कर 36 आया। तो यहाँ से हमारे एक्स और वाई के मान निकल कर आए। तो यहाँ पर हमने 2 समीकरणों को विलोपन विधि के माध्यम से हल करना सीखा कि 2 समीकरणों को विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है। तो यहाँ इस क्लास में हमने विलोपन विधि से 2 समीकरणों को हल करना सीखा कि किस प्रकार से हम विलोपन विधि के माध्यम से 2 समीकरणों को हल कर सकते हैं। और अगली क्लास में हम सीखेंगे कि 2 समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। तो बस जो भी मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ उन सभी सवालों, उन सभी टॉपिकों का आप रिवीजन करते जाइए और कंटिन्यू आप रिवीजन करेंगे तो आपका गणित बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हम सवालों को पकड़ में लाएंगे, तो उतने ही गणित मजबूत होगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।